Okay, in the previous class, we have taken practice set 6.1, correct? मैंने सारे क्वेश्चंस जो है इसमें से आपको सॉल्व करके दिए थे. नाउ वी विल लुक फॉर द रिमेनिंग पोर्शन. ठीक है. सो यहाँ पे आपको एक क्लासरूम दिख रहा है, यहाँ पे एक टीचर है और कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. ठीक है. सो टीचर ने क्या सवाल पूछा है? हुज पेरेंट्स पे टैक्सेस. ओके, हम कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग नाम का चैप्टर सीख रहे हैं और ये जो चैप्टर है दैट इज 6th चैप्टर. ओके, सो टीचर ने पूछा है हुज पेरेंट्स पे टैक्सेस. सो एक स्टूडेंट जवाब देता है कि माय फादर इज अ फार्मर, ही डज नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. ठीक है. तो एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि मेरे पिताजी फार्मर है और वो कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं. ठीक है. द सेकंड वन सेज आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड्स अ सर्विस टैक्स. एंड द थर्ड स्टूडेंट सेज माय फादर इज डॉक्टर, he pays income tax and professional tax. My mother is teacher, she pays income tax. ठीक है. तो मतलब ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं इनमें से सिर्फ जो पहले स्टूडेंट ने कहा कि उसके पिताजी फार्मर है एंड ही डू नॉट पे एग्रीकल्चर, ही डू नॉट पे इनकम टैक्स, और हर हिज फादर डू नॉट पे income tax. Okay, so what is tax and what are its different types? Find out more on the following websites. So टैक्सेस जो है वो बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं. हमें सारे के सारे टैक्सेस यहाँ पे आज की क्लास में नहीं सीखना है या फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं सीखना है. वी विल बी फोकसिंग ऑन द इनकम टैक्स. ठीक है. बाकी के जो अलग अलग टैक्सेस रहते हैं उनके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है, सो यू हैव टू गो टू दीज 3 वेबसाइट्स एंड देन यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द taxes. Okay, so now let's read this paragraph first. Who will read this paragraph? Just put your name. I'm asking you to read the paragraph. Who is interested to read the paragraph? Write down your name in the chat box. Otherwise, I will tell who will read the paragraph. Okay. So the levying of taxes or taxation, जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, वही पैराग्राफ पढ़ना है. टाइप्स ऑफ टैक्सेस तक जल्दी. ओके, Anuj, turn on your mic and start reading the paragraph. Yes, read the paragraph, Anuj. Anuj, you are not audible. I am unable to hear you. तुझा आवाज येत नाहीये अनुज. ओके, लेट इट बी. जय, तुझं माइक सुरू कर आणि वाचायला सुरुवात कर. जय. Okay, sir. Yes. The levying of taxes or taxation. The government makes many plans for the development of the country. It requires large amount of money for implementing these schemes. By charging different types of taxes, the funds are generated for implementation of these schemes. Utility of taxes. First, provision of infrastructure and basic amenities. Second, implementing various welfare schemes. Third, implementing schemes for development of research in various fields. Fourth, maintaining law and order. Fifth, giving aid to people affected by natural disasters. Sixth, defense of the country and its citizens, etc. ओके, वेरी गुड. नाउ सी, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं सिटीजन्स पे? मतलब जिस जिस कंट्री में जो लोग रहते हैं उन पे टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं? कि गवर्नमेंट को कंट्री की डेवलपमेंट के लिए या फिर बाकी जो काम करने होते हैं उसके लिए पैसों की जरूरत होती है, बराबर. तो ये पैसे आएंगे कहाँ से कंट्री के पास? अभी जो हमारे पीएम है, सीएम है, उनके पास पैसे आएंगे कहाँ से? सो दिस फंड इज कलेक्टेड बाय लेविंग टैक्सेस. मतलब कि
टैक्सेस लगाए जाते हैं, इनकम पे हो या फिर बहुत सारी चीजों पे टैक्सेस लगाए जाते हैं, और इन सारे टैक्सेस का जो पैसा आता है दैट इज यूज्ड फॉर दीज यूटिलिटीज। यहाँ पे जो दिया गया है ना कि प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक कम्युनिटीज, मतलब कोई गवर्नमेंट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, सो जो टैक्सेस से पैसा आया है उसी से वो बिल्ड होता है। उसके बाद में वेलफेयर स्कीम्स है, या फिर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर और गिविंग एड टू पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर। सो इन सब चीजों के लिए जो पैसा है वो आता है टैक्सेस की मदद से, ठीक है। मतलब सिटीजन से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, और जो टैक्स का पैसा आता है वो सिटीजन्स पे ही खर्च किया जाता है। सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, सो डायरेक्ट टैक्सेस किस तरह से होते हैं देखिए, टैक्सेस विच आर पेड डायरेक्टली बाय टैक्स पेयर are called direct taxes. For example, income tax, wealth tax, and professional tax, etc., are the examples of direct taxes. And indirect taxes are like taxes which are not paid directly by the taxpayer are called indirect taxes. For example, central sales tax, value added tax, service tax, excise duty, and customs duty, etc. So these are two types of taxes. So here we will be focusing on the direct taxes, मतलब इनकम टैक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। बाकी सारे टैक्सेस की अगर आपको जानकारी लेनी है सो यू हैव टू जस्ट ब्राउज दैट वेबसाइट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स का जो पैराग्राफ है, somebody will read this paragraph। जय ने तो अभी अभी पैराग्राफ रीड किया है। नाउ द्विजेश, द्विजेश यू रीड द पैराग्राफ। द्विजेश। Yes, sir. ओके, If the income earned in India by an individual, institute, or authorized industry exceeds the limit specified under the Income Tax Act, income tax is levied on it. In this chapter, we shall consider only those taxes which are to be paid by individuals. Income tax is levied by the central government in India. Income tax is levied under the following two acts. Income Tax Act 1961, which came into force on 1/4/1962. The act passed every year by Parliament, which makes financial provisions. Every year, sometime in February, the Finance Minister presents the budget for the next financial year. It has proposals for the income tax rates. Once Parliament passes the budget, the proposed rate become applicable in the following year. Income tax rates are fixed every year in the budget. ओके, गुड। सो इनकम टैक्स कौन भरता है, मतलब किसको इनकम टैक्स भरने की जरूरत पड़ती है कि इफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट और एनी ऑथराइज इंडस्ट्री एक्सीड्स द स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब कि एक लिमिट से ज्यादा अगर वो इंडिविजुअल हो या फिर इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, वो अगर ज्यादा पैसे कमा रही है एक सर्टन लिमिट से ज्यादा, सो उसके बाद में उस पर्सन को या फिर उस इंडस्ट्री को टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। सो ये जो लिमिट है ये कौन डिसाइड करता है, that has been decided by income tax act 1961 which came into force 1st of April 1962। 62 में ये एक्ट लागू हुआ, और उसके बाद से हर साल मतलब every year in February our finance minister presents a budget in the पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट में बजट पेश करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और उसमें टैक्सेस के रेट्स जो है वो कुछ एडजस्ट किए जाते हैं, बराबर। सो दिस इज हाउ द टैक्सेस आर डिसाइडेड, मतलब कि हर एक ईयर के लिए कितना इनकम टैक्स हमें लगाना है वो डिसाइड किया जाता है बजट में, ठीक है। सो देयर आर सम टर्म्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। सो फर्स्ट टर्म इज एन एसएससी। Any person liable to pay income tax according to the income tax rules is termed as assessee। मतलब हर एक इंसान जो कोई भी टैक्स पे करता है that person is nothing but an assessee। Financial year, what is financial year? The period of 1 year during which the taxable income has been earned is called financial year। In our country at present the financial year is from 1st April to 31st March। So हमारा जो
फाइनेंशियल ईयर रहता है दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहता है, और जिस ईयर के लिए हमें इनकम टैक्स पे करना होता है उस ईयर को कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में आता है असेसमेंट ईयर। द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। The tax payable for the previous financial year is calculated during the current year, that is assessment year. Now see, अगर मान लीजिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर है 2016-17, ओके, सो 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक आपका फाइनेंशियल ईयर रहेगा। देन यूर असेसमेंट ईयर विल बी 2017-18, ओके। सो मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के बाद में जो ईयर आता है दैट इज असेसमेंट ईयर। नाउ परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन कार्ड, ओके, पैन नंबर। सो हमारे पास पैन कार्ड होता है, इस पैन कार्ड का यूज किस लिए होता है, सो देखते हैं। ऑन अप्लाइंग फॉर इट every taxpayer gets an unique 10-digit alphanumeric number from income tax department. We require to mention this number in many important documents and financial transactions. Use of the PAN. It is binding to write our PAN on the challan used for paying our income tax to the IT departments or our income tax returns and other official correspondence. PAN card also be used as an identity proof. So financial जो activities रहती है उनके लिए हमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अभी अगर आप बैंक से पैसे निकालने जाए 50,000 से ज्यादा अगर आपको पैसे निकालने हैं, सो यू हैव टू मेंशन योर पैन नंबर ऑन दैट रिसिप्ट। मतलब जो आप रिसिप्ट पे रिसिप्ट लिखते हो ना, सो उस रिसिप्ट पे आपको आपका पैन नंबर लिखना पड़ेगा। देन एंड देन यू विल बी एबल टू विड्रॉ 50,000 एंड मोर। और पैन कार्ड का जो यूज है दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज वेल। मतलब कि आइडेंटिटी कार्ड, एज आइडेंटिटी कार्ड भी हम उसे यूज कर सकते हैं। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कंप्यूट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। सो लेट अस सी, एज इनकम टैक्स इज टैक्स लेविड ऑन इनकम, इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। मतलब इनकम टैक्स के नाम में ही इनकम है, तो मतलब जितना उस पर्सन का, उस इंडस्ट्री का इनकम रहेगा, मतलब जितना पैसा उसके पास आ रहा है उसके हिसाब से उस पर्सन को, उस इंडस्ट्री को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। सो देयर आर 5 मेन हेड्स ऑफ इनकम। मतलब इनकम किन किन तरीकों से आ सकता है। सो फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड वन इज इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी, हाउस और प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज फ्रॉम इनकम फ्रॉम business or profession, and the fourth one income from capital gain and income from other sources. So income इन पांचों तरीकों से आ सकता है। Important considerations for computing the income tax payable by salaried employee, tax payable according to the sections 80C, 80D, 80G, etc. of the Income Tax Act. Some deductions can be availed from the total annual income. The amount remaining after these deductions are made is called taxable income. इनकम टैक्स इज लेविड ऑन दिस टैक्सेबल इनकम। सो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सेक्शंस दिए गए ना यहाँ पे, सेक्शंस 80C, 80D और 80G, इनमें कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिससे कि जो हमारा टोटल इनकम है, मतलब कि हमारा जो टोटल इनकम आता है हमें उस कंप्लीट इनकम पे टैक्स नहीं पे करना होता है। उसमें से कुछ डिडक्शंस हम कर सकते हैं या फिर कुछ डिडक्शंस किए जा सकते हैं और कुछ डिडक्शंस अलाउड है। सो वो कौन से डिडक्शंस है, मतलब मान लीजिए कि ईयरली हमारा इनकम है 10 लाख रुपीज। सो ऐसे कुछ डिडक्शन हम कर सकते हैं कि हमें 8 लाख रुपीज या फिर 7 लाख रुपीज पे ही हमें टैक्स पे करना पड़े। मतलब वो जो 3 लाख रुपीज है, 3 लाख रुपीज, वो हमने कहीं तो इन्वेस्ट किए हैं, मतलब कुछ तरीकों में हमने उसे इन्वेस्ट किया है जिससे कि हमें उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। सो ये कौन से एग्जम्पशंस है, मतलब कि किन किन चीजों पे हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है या फिर कौन से डिडक्शंस होते हैं जिसपे कि हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, वो हम देखते हैं, ओके। सो नो टैक्स इज लेविड अप टू अ सर्टेन लिमिट टैक्सेबल इनकम, दिस इज कॉल्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सो कुछ अगर बेसिक एक लिमिट डिसाइड किया जाता है कि अभी फिलहाल जो है वो अप टू 2,50,000 है, मतलब 2,50,000 से नीचे अगर किसी का इनकम है सो उसको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। नाउ सेकंड वन इज फार्मर्स इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज एग्जम्प फ्रॉम टैक्सेशन। मतलब कि फार्मर को भी उसका इनकम कितना भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ही डू नॉट हैव टू पे द टैक्स। फार्मर को टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती है ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आफ्टर अंडर सेक्शन 80G ऑफ IT एक्ट, डोनेशंस टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को या फिर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को
और and certain other donations are recognized by institution organizations are exempt from taxation. मतलब कि हम हमारे इनकम से अगर कुछ डोनेट कर रहे हैं इन द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या फिर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, देन ऑन दैट अमाउंट वी डू नॉट हैव टू पे टैक्स, ओके। या फिर हम और किसी इंस्टीट्यूशन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को हम डोनेट कर रहे हैं, उस अमाउंट पे भी हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज 10 लाख रुपीज, मतलब 10 लाख रुपए एक पर्सन का एनुअल इनकम है, और वो 9 लाख रुपए डोनेट करना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हो या फिर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में हो, तो उसका जो इनकम है वो 1 लाख रुपीज ही कंसिडर किया जाएगा। जो भी उसने डोनेट किया है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द टैक्स, ओके, मतलब उस पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। नाउ अंडर सेक्शन 80D, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन। मतलब कि जो हम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं ना, सो वो जो मनी है दैट कैन बी ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल इनकम, सो इस पे भी टैक्स नहीं लगता है। जनरली द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सेविंग्स अंडर सेक्शन 80C इज 1,50,000। मतलब कि देखिए यहाँ पे जो डिडक्शन बताए गए हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर कोई भी एनी अदर डिडक्शन हो, वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1,50,000 से ज्यादा वो डिडक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी, डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू वेरियस रूल्स, सो इतने सारे डिडक्शंस हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? सुकन्या समृद्धि स्कीम फॉर गर्ल्स RS 1.5 लाख रुपीज। उसके बाद में इंस्टॉल इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर 5 years, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम NSC। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIP, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हाउसिंग लोन, म्यूचुअल फंड और GPF, दैट इज जनरल प्रोविडेंट फंड। सो ये सब जो चीजें हैं, अगर हम इन सब में पैसा इन्वेस्ट करते हैं अप टू 1,50,000, देन that money is not that money do not comes under the taxable income, मतलब कि वो इन पैसों पे हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सो these are the exempted things और these are the exempted expenses from the tax, okay। now टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? टैक्स रेट्स अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ टैक्स पेयर्स आर फिक्स्ड इन ईच ईयर्स बजट, सैंपल ऑफ टेबल्स शोइंग टैक्स रेट्स फॉर डिफरेंट इनकम स्लैब्स आर गिवन बिलो। मतलब जो टैक्स पेयर का एज है उसके हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ता है, ओके। सो उसके हिसाब से उसको टैक्स पे करना पड़ता है, और कितना टैक्स पे करना है वो डिसाइड होता है इन एवरी ईयर्स बजट। हर साल फरवरी में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो बजट पेश करते हैं इन द पार्लियामेंट। हु इज आवर करंट फाइनेंशियल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर? आप लोगों को पता है हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ओके, जय ने बताया निर्मला सीतारमन जी इज आवर करंट फाइनेंस मिनिस्टर, ओके। ठीक है, वेरी गुड, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। सो अभी टैक्सेस कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं? फर्स्ट थिंग इज एज ऑफ द टैक्स पेयर, एंड द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर इज इन एक्चुअल और टैक्सेबल इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, ओके। सो ये दो चीजों पे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। नाउ इन दिस कॉलम टैक्सेबल अमाउंट स्लैब दी गई है, और उस पे इनकम टैक्स कितना लगेगा, एजुकेशन सेस कितना लगेगा, और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस उस पे कितना लगेगा, ये यहाँ पे दिया गया है, ओके। सो ये सब क्या होता है, ये हम इस टेबल को पढ़ने के बाद में हमें समझ में आएगा। देखिए, अगर आपका इनकम अप टू 2,50,000 है, ओके, अगर आपका इनकम 2,50,000 है, देन योर इनकम टैक्स इज नील, मतलब आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन सेस भी भरने की जरूरत नहीं है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी भरने की जरूरत नहीं है। तो अब ये एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस क्या होता है? ये जो अमाउंट हम पे करते हैं, एजुकेशन सेस वाला जो अमाउंट हम पे करते हैं, या फिर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस वाला जो हम अमाउंट पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, दैट मनी गोज टू डायरेक्टली एजुकेशन सेक्टर। मतलब कि ये जो पैसा हम पे कर रहे हैं दैट विल बी स्पेंट ऑन एजुकेशन ओनली बाय गवर्नमेंट, सो दिस इज एजुकेशन सेस, ओके। एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस भी सिमिलरली, जो भी ये मनी
टैक्स पेयर पे करेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट विल स्पेंड दिस मनी ऑन दिस फील्ड ओनली, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में ही वो मनी स्पेंड होगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड स्लैब, दिस इज द फर्स्ट स्लैब, 2.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नाउ द सेकंड स्लैब इज 2,50,000 एंड 1 रुपीज टू 5 लाख रुपीज, मतलब 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख तक अगर आपका इनकम है, देन यू हैव टू पे द 5% टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 2,50,000 रुपीज। सो 5% टैक्स पे करना पड़ता है। 5% टैक्स किस पे? 2 लाख रुपीज पे नहीं। मान लीजिए कि अभी आपका इनकम है 3 लाख रुपीज, ओके, 3 लाख रुपीज इनकम है। सो अभी आपका लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट इज 2,50,000, बराबर, 2,50,000 इज लोअर लिमिट। सो 3 लाख में से अगर हम 2,50,000 निकाल दे तो कितना बचेगा? 50,000 रुपीज बचेगा। ओके, सो 50,000 रुपीज इज आवर टैक्सेबल अमाउंट। समझ में आया? मतलब कि हमने लोअर लिमिट कैंसिल कर दिया तो कितना बचा? 50,000 बचा। सो 50,000 पे हमें 50,000 का हमें 5% टैक्स पे करना है। सो 50,000 का 5% टैक्स कितना होगा बताइए मुझे? 5% का 50%, फाइव फाइव सॉरी 50,000 का 5%, 2,500, करेक्ट, मतलब 25 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी 25 रुपए तो ये इनकम टैक्स हुआ। ओके, सो एजुकेशन सेस और या सेकेंडरी एजुकेशन सेस जो है वो 1% और 2% है। अभी इनकम टैक्स का 2% हमें निकालना है। इनकम टैक्स का 2% हमें निकालना है, वो कितना आएगा? 50 रुपीज आएगा, बराबर, 50 रुपीज आएगा ना 2%, यस। सो इसमें फिर से हम 50 ऐड कर देंगे और 1% कितना आएगा? 25 आएगा, बराबर। मतलब ये सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी वाला सेस जो है ना 1%, वो हमें ऐड कर रहे हैं। सो टोटल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा हमें? 2,575 रुपीज। ओके, सो दिस विल बी द टैक्स इफ आवर इनकम इज हाउ मच? 3 लाख रुपीज। This is the yearly tax 2,575. Okay, so now let's go to the next slab. Okay, see, अगर इनकम, अगर टैक्सेबल इनकम स्लैब देखिए 5 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज के बीच में है, तो 12,500 प्लस 20% ऑन व्हाट? द टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख, मतलब जो भी हमारा इनकम है उसमें से हमें 5 लाख माइनस करना है और उसका 20% निकाल के 12,500 में ऐड कर देना है। दैट विल बी द इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के बाद साथ साथ हमें एजुकेशन सेस और ये जो सेकेंडरी सेस है वो भी पे करना पड़ता है 3%। सो दैट विल बी अगेन एडेड टू दैट टैक्स। सो ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल हम ये जो टेबल है ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है? इफ योर इनकम इज मोर देन 10 लाख रुपीज, देन this is the basic amount, 1,12,500 rupees is the basic amount plus 30% on the taxable income। taxable income क्या होता है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 10 लाख रुपीज है। मतलब यदि आपका इनकम 12 लाख रुपीज है, सो 12 लाख रुपीज में से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए, यानी कि 10 लाख रुपीज अगर माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपीज बचेंगे। सो 2 लाख रुपीज इज द टैक्सेबल इनकम, मतलब आपका जो टैक्स लगेगा वो 2 लाख रुपीज पे ही लगेगा। एंड 30% ऑफ 2 लाख रुपीज इज 60,000 रुपीज, बराबर, यस और नो? 60,000 रुपीज। सो 60,000 रुपीज हुआ ये टैक्स। अभी 60,000 प्लस 1 लाख 12,500 मुझे 60,000 में ऐड करना है। सो टोटल टैक्स विल बी 1,72,500। ओके, सो 1,72,500 ये तो इनकम टैक्स हुआ। इसमें ये 2% और 1% हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो टैक्स है वो नियर अबाउट 1,75,000 के आसपास जाएगा। मतलब कि अगर ईयरली इनकम 10 लाख रुपीज से ज्यादा है, सो द टैक्स विल बी अराउंड 2 लाख रुपीज। ओके, दैट डिपेंड्स कि कितना है, 10 लाख से कितना ज्यादा है। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को? यस और नो बताइए, एवरीवन एवरीवन, सिर्फ मैत्रेया नहीं, बाकी लोग भी बताइए। ओके ठीक है, सो सी,
Surcharge equal to 10% of income tax payable by individuals having an income of 50 lakh or 50 lakh to 1 crore rupees, and 50% of income tax by individuals having an income of greater than 1 crore रुपीज. सो 10% किन लोगों को पे करना पड़ता है? जिनका की 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम है. और 15% इनकम टैक्स पे करना पड़ता है दोज हु आर हैविंग द इनकम ग्रेटर देन 1 करोड़ रुपीज. ओके, नाउ लेट्स सी वन एक्टिविटी. इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. नाउ मिस्टर मेहताज एनुअल इनकम इज 4,50,000. उनका जो एनुअल इनकम है वो 4,50,000 है. सो इनमें से वो कौन सी स्लैब में आएंगे? फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड, फोर्थ? कौन से टैक्स के स्लैब में आएंगे वो बताइए? अगर उनका इनकम सेकंड स्लैब, एवरीवन समझ में आ रहा है ना? उनका इनकम अगर 4,50,000 है, सो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है ना, सो सेकंड स्लैब विल बी देयर. ओके गुड, ठीक है. सो if he does not have any savings by which he claim deductions from his income, to which slab does his income belongs to? So second slab यहां पे हमने लिख दिया, बराबर. अभी which is the amount on which he will have to pay income tax and what percentage? तो देखो अभी उसको उनको कितने रुपीस पे टैक्स पे करना पड़ेगा. मतलब अगर उनका इनकम 4,50,000 है तो उनका टैक्सेबल अमाउंट क्या है? टैक्सेबल इनकम क्या है? What is taxable income? No, 5% is the rate. It is the percentage. ठीक है, 5% तुमने बोल दिया, या यहाँ पे मैं लिख देता हूं. लेकिन what is the taxable amount? देखिए 4,50,000 में से हमें क्या माइनस करना है? 2,50,000 माइनस करना है. लोअर लिमिट माइनस करनी है ना? समझ में आया? यस. 2 लाख प्लस 5%. 2 लाख प्लस 5. नो नो नो, मित्र 2 लाख प्लस 5% नहीं करना है हमें. 5% ऑफ 2 लाख करना है. समझ में आया? 5% ऑफ 2 लैक्स. 5% ऑफ 2 लैक्स करना है. यहाँ पे हमें प्लस यहाँ पे करना पड़ता है 12,500 और यहाँ पे 1,12,000 में. यस यस यस, करेक्ट. 2,000 ऑफ सॉरी 5% ऑफ 2 लाख. सो दैट विल बी, यहाँ पे 2 लाख रुपीज आएगा. मैं यहाँ पे 2 लाख लिख देता हूँ डायरेक्टली. एंड व्हाट अमाउंट विल बी द सेस लेविड? अभी उनको जो सेस लगेगा, व्हाट विल बी देयर सेस? सो सबसे पहले तो हमें पता चला कि 2 लाख रुपीज इज द टैक्सेबल अमाउंट. अभी 2 लाख का 5% कितना आएगा बताइए? हाउ मच विल बी द 5% ऑफ 2 लाख? 10,000, बराबर. 10,000 इज द इनकम टैक्स. देखिए इनकम टैक्स कितना हुआ? 10,000 हुआ. अभी हमें क्या निकालना है? सेस निकालना है. सेस. तो सेस कैसे निकालते हैं हम? 2% ये और 1% ये, मतलब कि टोटल 3% हमें सेस निकालना है. सो 3% कितना रहेगा? हाउ मच विल बी 3% ऑफ 10,000? 300 rupees. 300 rupees will be the 3% of 10,000. सो 300 रुपीज अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे सेस की वैल्यू कितनी है? 300 रुपीज है. और ये रहेगा टोटल टैक्स पेएबल 10,000 एंड 300 रुपीज विल बी द टैक्स. ओके गुड, चलो. सो अभी ये था, दिस वाज फॉर इंडिविजुअल्स अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स. मतलब कोई पर्सन है और उसका एज 60 ईयर्स है तो उनके लिए ये था. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड, सीनियर सिटीजन, मतलब कि जिनका एज 60% से लेके 80 ईयर्स, सॉरी 60 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक है. ओके, सो उनके लिए जो बेसिक एग्जाम्शन अमाउंट है दैट इज 3 लाख रुपीज. अगर मतलब उनका अगर 3 लाख रुपीज तक इनकम है तो उनको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सेस पे करने की भी जरूरत नहीं है. ओके, अगर 3 लाख से लेके 5 लाख रुपीज के बीच में इनकम है, सो 5% ऑन टैक्सेबल इनकम. टैक्सेबल इनकम अभी आपको पता है किस तरह से निकालना है. और सेस जो होता है, सेस विल बी ऑन इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स जितना हमने कैलकुलेट किया उसके बेसिस पे हम सेस निकालते हैं. सो 2% ऑफ इनकम टैक्स, that will be education cess, and 1% of income tax will be secondary and higher education cess. Okay, so ये जो सेस का वैल्यू है वो 2% एजुकेशन सेस के लिए और 1% हायर एंड सेकेंडरी हायर के लिए
सेम ही रहता है, सो ये फिक्स्ड है। ओके, नाउ इफ द इनकम इज बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख, देन 10,000 प्लस 20%। यहाँ पे देखिए क्या था, 12,500 प्लस 20% था, लेकिन यहाँ पे कम है, 10,000 प्लस 20% है। सिमिलरली अगर मोर देन 10 लाख भी है, सो 1,10,000 प्लस 30%। यहाँ पे था 1,12,000 प्लस 500, 1,12,500 प्लस 30%। ठीक है, सो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा एग्जाम्पशन दिया गया है टैक्सेस के लिए। ओके, सो ये जो एक्टिविटी है ये आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ उसी को आपको यूज करना है, उस टेबल को, और एक्टिविटी करना है। वी विल नॉट गेट इनटू द एक्टिविटी बिकॉज आई हैव डन द प्रीवियस एक्टिविटी। अब अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब कि किसी पर्सन टैक्स पेयर की उम्र जो है वो 80%, 80 ईयर से ज्यादा है, देन ही डू नॉट हैव टू पे टैक्स अप टू 5 लाख रुपीज ऑफ इनकम। मतलब उसका इनकम 5 लाख रुपए होगा तो भी उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है, so he has to pay income tax 20% on the taxable income। ओके, मतलब जो टैक्सेबल इनकम है उस उसका 20% उसको पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स, और जो सेस रहेगा वो 3% ही रहेगा। मोर देन 10 लाख अगर रहेगा, सो 1 लाख रुपीज प्लस 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम माइनस 10 लाख, इतना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ये सब क्या है, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। मिस्टर महात्रे इज 50% ओल्ड, हिज ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम इज 12 lakh, he has invested in following amounts in the different schemes। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज हिज ईयर इज 50 ईयर। ओके बराबर, सो हमें जो टेबल 1 है, चार्ट 1 हमें यूज करना पड़ेगा। बराबर, ही इज नॉट एन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, सो उसका इनकम कितना दिया गया है, 12 लाख रुपीज दिया गया है, लेकिन उसने कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है पैसा। तो देखिए किस किस में इन्वेस्ट किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका 90,000 का, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड है 25,000, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ है 15,000, एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है 20,000। ओके, सो इतना उसका इन्वेस्टमेंट है। फाइंड आउट द परमिशिबल डिडक्शंस, टैक्सेबल इनकम एंड इनकम टैक्स पेएबल। सो अगर हम इन सबको कैलकुलेट करें, उसके डिडक्शंस को, मतलब ये जो उसको एग्जाम्पशन दिया गया है ना इन सब चीजों के लिए, सो दैट बिकम्स 1,50,000। सो 1,50,000 इज परमिशिबल, मतलब कि 1.5 लाख रुपए तक के हम एग्जाम्पशन टैक्स में से निकाल सकते हैं। सो ही हैज रीच टू द मैक्सिमम लिमिट। सो देखिए टैक्सेबल इनकम कितना रहेगा, उसका इनकम है 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज लिख लिया, लेकिन उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1,50,000। 1,50,000 यानी कि उसका एक्चुअल इनकम जो है वो 10,50,000 ही है। समझ में आया, वो जो 1,50,000 है इस पे टैक्स नहीं लगता है, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ इनकम। सो 10,50,000 विल बी द टैक्सेबल इनकम। अभी इस पे हमें टैक्सेबल इनकम पे हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर उनका टैक्सेबल इनकम 10,50,000 है, तो हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 10 लाख फ्रॉम दिस। सो बचा कितना, 50,000 बचा। बराबर, 10,50,000 में से अगर 10 लाख माइनस करेंगे लोअर लिमिट, सो 50,000 बचेगा। अभी हमें करना क्या है, 1,12,500 प्लस 30% ऑफ इनकम टैक्स। देखिए 50,000 का हम कितना निकालेंगे, 30% निकालेंगे। सो 50,000 का 30% आता है 15,000, और ये जो बेसिक अमाउंट है दैट इज 1,12,500 रुपीज हमें इसमें ऐड करना है। सो टोटल टैक्स दैट इज इनकम टैक्स इज 1,27,500। अभी ये इनकम टैक्स हुआ, अभी तक हमने सेस कैलकुलेट नहीं किया है। बराबर, सो सेस कैलकुलेट करने के लिए एजुकेशन सेस होता है 2%, 2% ऑफ इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स से 1,27,500, सो उसका 2% होगा 2,550 रुपीज। ओके, एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस इज 1%, दैट इज 1,275 रुपीज। सो इन तीनों को ऐड कर दो, सेस ऐड कर दिया हमने दोनों, और इनकम टैक्स ऐड कर दिया। सो दिस इज टोटल अमाउंट और दिस इज टोटल टैक्स पेएबल,
1,31,325 रुपीज। समझ में आया हमने क्या क्या किया? यस और नो? आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है कि हम क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, और कंफ्यूजन है किसी तरह का? बताइए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो फ्रैंकली लिख सकते हैं नो। ओके, मैत्रेया को समझ में नहीं आया, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं है, ओके, ठीक है। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। सी, Mr. Ahmed, 62-year-old senior citizen, is employed in a private company. His total annual income is 6,20,000. He has contributed 1 lakh rupees to the public provident fund. C, and paid a premium of 80,000 for the year of health insurance and the donation of 10 lakh rupees for the CM relief fund. What is tax payable? So सबसे पहली चीज देखिए, उसका इनकम कितना है, टोटल ईयरली इनकम है 6,20,000 रुपीज। आई जस्ट जूम इन फॉर यू नाउ। उसके डिडक्शंस कितने रहेंगे? डिडक्शंस उसके देखिए कितने रहेंगे। उसने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है और कंट्रीब्यूट किया है इन द पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, और उसने प्रीमियम भरा है हेल्थ इंश्योरेंस का 80,000 रुपीज का। सो 1 लाख रुपीज ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड 80,000 ऑफ इंश्योरेंस, तो टोटल कितने हुए? 1,80,000 रुपीज हुए। लेकिन 1,80,000 रुपीज अलाउड नहीं है। सेक्शन 80C अलाउ परमिट्स अ मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 1,50,000 रुपीज। मतलब भले ही उसने 1,80,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए हैं, लेकिन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ 1,80,000 रुपीज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ 1,50,000 रुपीज, बिकॉज ही हैज रीच द मैक्सिमम अमाउंट। ओके, सो अमाउंट गिवन टू सीएम रिलीफ फंड इज 10,000 रुपीज। सो देखिए क्या करना है, जो उसका टोटल इनकम है उसमें से 1,50,000 रुपीज ही हम माइनस करेंगे। भले ही उसने 1,80,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हो, लेकिन हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1,05,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। और ये जो 10,000 रुपीज है ये भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि उसने सीएम रिलीफ फंड में उसको डाल डोनेट कर दिया है। सो इस पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, ये डिडक्शन के अंडर नहीं आएगा, ये एग्जाम्पशन के अंडर आएगा, मतलब इस पे टैक्स लगता ही नहीं है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आया? सीएम रिलीफ फंड हो या फिर और डोनेशन टू एनी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पीएम रिलीफ फंड हो, ये जो मनी है वो टैक्स के अंदर आएगा ही नहीं। सो आफ्टर डिडक्टिंग द सीएम रिलीफ फंड एंड द डिडक्शंस, द टोटल टैक्सेबल अमाउंट इज 4,60,000 रुपीज। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट इनकम कैसे निकाल लिया हमने, ये आपको समझ में आ गया होगा। नो, अभी देखिए, वो सीनियर सिटीजन है, उनकी एज है 62 ईयर्स। सो टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख रुपीज करना पड़ेगा हमको। 4,60,000 है ना, सो दैट इज टैक्सेबल इनकम। उसमें से हमें 3 लाख रुपीज माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लोअर लिमिट फॉर द सेकंड स्लैब इज, सॉरी थर्ड स्लैब इज आई थिंक 3 लाख रुपीज, बराबर। सो सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपीज तक एग्जाम्पशन है ना। सो 3 लाख रुपीज हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 5% द टैक्स विल बी लेविड। सी 5% टैक्स यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। मैं आपको सीनियर सिटीजन के लिए जो टेबल है वो दिखाता हूँ, एक मिनट जस्ट। ओके, सी दिस इज द टेबल फॉर सीनियर सिटीजन। इनकी लोअर लिमिट कितनी है? अगर इनकम 3 लाख रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज में आता है, सो उनको 5% टैक्स ही पे करना पड़ता है, बराबर। 5% टैक्स ही पे करना पड़ता है। सो यहाँ पे हमने देखिए, ओके, 3 लाख रुपीज सब्ट्रैक्ट कर लिए। सो टैक्सेबल इनकम कितना आएगा? 1,60,000 रुपीज। 1,60,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज विल बी इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स हमने निकाल लिया। अभी इनकम टैक्स पे हमें सेस निकालना पड़ता है। सो सेस विल बी 2% ऑफ 8,000 is 160 and 1% of 8,000 is 80 rupees. So 80 plus 180, 160 is 2,000, 240 rupees. So add that 240 rupees to 8,000. So this is total income tax. So इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, ये आपको समझ में आना जरूरी है। Okay, now we will take one more example. Mr. Hinduja's age is 50 years, मतलब कि
table 1 will be applicable for this person. Last year her taxable amount was RS 16,30,000 rupees. How much income tax she has to pay? अभी देखिए उनकी इनकम इतनी है, उनकी एज इतनी है, बराबर. सो उनका जो इनकम टैक्स का रेंज आएगा दैट विल बी बिटवीन 10 लाख रुपीज और मोर देन 10 लाख रुपीज, बराबर. मोर देन 10 लाख रुपीज का उनका रेंज आएगा. सो उनके लिए उनको क्या करना पड़ता है? शी हैज टू पे 1,12,500 रुपीज प्लस 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम. ठीक है. सो उनका टैक्सेबल इनकम कितना रहेगा इस केस में? उनका टैक्सेबल इनकम रहेगा 16,30,000 माइनस 10 लाख, मतलब 6,30,000 विल बी देयर टैक्सेबल इनकम. अभी हमें 6,30,000 का कितना कैलकुलेट करना है? 30% कैलकुलेट करना है. देख लीजिए यहाँ पे भी इन्होंने यही किया होगा कि इनका जो टैक्सेबल इनकम है 6,30,000 रुपीज है. सो उसका हम 30% कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड करेंगे 1,12,500 रुपीज में. ठीक है. सो उसका आता है 1,89,000 रुपीज. अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे सो दैट टैक्स बिकम्स 3,01,500 रुपीज. सो ये तो इनकम टैक्स हुआ. अभी सेस तो कैलकुलेट करना बाकी है. सेस कैलकुलेट किस तरह से करते हैं हम? 1% secondary and higher education says that is 3,015 rupees and 2% education says that is 6,030 rupees. So इन तीनों को ऐड करेंगे, इनकम टैक्स प्लस बोथ द सेस. ओके. सो दैट विल बी द टोटल इनकम टैक्स पेएबल. ठीक है. सो दैट विल बी टोटल इनकम टैक्स पेएबल. समझ में आया? यस और नो बताइए. ओके. बाकी लोग जल्दी जल्दी बताइए. ओके. सबको समझ में आया. वेरी गुड वेरी गुड. सो कंफ्यूज नहीं होना है. सी ऑब्जर्व द गिवन टेबल, चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट. सो आपको आंसर किस तरह से देना है? 1 एस और 2 नो. इस तरह से आपको आंसर देना है. ठीक है. तो पहले के लिए बताइए. पहली है मिस निकिता, उनकी एज है 27 और उनका इनकम है 2,34,000. बताइए उनको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर नहीं? मैत्रेया ने कहा यस, जय ने कहा नो. नो ही करेक्ट है. उनको इनकम पे करने की जरूरत नहीं है. द्विजेश, उनको इनकम पे करने की जरूरत नहीं है इनकम टैक्स, क्योंकि उनका इनकम 2,50,000 से कम है ना. उनका इनकम 2,50,000 से कम है. सो शी डू नॉट नीड टू पे इनकम टैक्स. मिस्टर कुलकर्णी के बारे में बताइए. यस और नो? विल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट? यस. उनकी उम्र जो है वो 36 ईयर्स है और उनका इनकम है 3,27,000. मिस मेहता का बताइए. मिस मेहता की उम्र है 44,000. सॉरी उनकी उम्र है, उनकी एज है 44 और टैक्सेबल इनकम है 5,82,000. सो यस यस करेक्ट. सो बाकी सारे जो है उन सबको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एक्सेप्ट होम. किनको किनको नहीं करना पड़ेगा बताइए. मिस डिसिल्वा एंड मिस्टर डिसिल्वा एंड मिस निकिता को छोड़ के बाकी सबको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. इन तीनों को पे करना पड़ेगा. ठीक है. मिस्टर डिसिल्वा को क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि उनका इनकम है 4,50,000 एंड द लिमिट फॉर हिम इज 5 लाख रुपीज. बराबर. मतलब उनका मिनिमम इनकम अगर 5 लाख से कम है और मैक्सिमम इनकम 5 लाख रुपीज से कम है. सो या मिसेस निकिता and Mr. De Silva. Okay, now this is one example given to you. We will solve this example and our chapter will be concluded with it. Okay, so Mr. Kartar Singh, age 48 years, works in a private company. His monthly income after deduction of allowances is 42,000 and every month he contributes Rs 3,000 to general provident fund. Okay, he has also bought 50,000 worth NSC National Savings Certificate and donated Rs 12,000 to PM Relief Fund. Compute his income. So अभी इनकम कंप्यूट करने के लिए देखिए हमें क्या किया गया है.
यहाँ पे मंथली इनकम दिया गया है, मंथली इनकम कितना है उनका 42,000 रुपीज है, एंड ही कंट्रीब्यूट्स एवरी मंथ 3,000 रुपीज टू जीपीएफ। सो जीपीएफ जो है दैट इज डिडक्शन, करेक्ट। सो 3,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि एक साल का कितना होता है 36,000 रुपीज, बराबर 36,000 रुपए होगा, करेक्ट और नॉट, विच इज ओके 36,000 एंड प्लस 15,000 ऑफ एनएससी। अभी एनएससी के लिए जो पैसे भरने होते हैं वो पर मंथ 15,000 नहीं है, दैट इज ईयरली 15,000। सो 36,000 प्लस 15,000 दैट बिकम्स 51,000, correct। So 51,000 is less than 1,50,000, that means only 51,000 will be deducted from the yearly income, बराबर 51,000 का एग्जाम्शन उनको मिल सकता है। अभी उनका एक्चुअल में इनकम कितना है देखो, 51,000 रुपीज इज द डिडक्शन। 51,000 रुपीज डिडक्शन क्यों है, किस किस को नहीं समझ में आया बताइए। 51,000 इज द डिडक्शन, किस किस को समझ में नहीं आया है। समझ में नहीं आया है वही लिखना है, जिनको समझ में आया वो लोग यस लिखिए, जिनको समझ में आया 51,000 वो यस लिखिए। नॉट अंडरस्टूड, ओके ठीक है। ऋषि ने नहीं, नहीं नो लिखा, नो, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है ठीक है, चलो देखिए, ओके नो प्रॉब्लम। सी अभी उनका जो इनकम है दैट इज मंथली 42,000 रुपीज। सो मुझे बताइए उनका ईयरली इनकम कितना रहेगा, उनका ईयरली इनकम रहेगा 5,04,000 रुपीज, बराबर 5,04,000 रुपीज। मैं बराबर कह रहा हूं या फिर गलत कह रहा हूं बताइए मुझे। अगर 42,000 रुपीज पर मंथ सैलरी पर मंथ है, सो 10 मंथ्स का रहेगा 4,20,000, 10 मंथ्स का 4,20,000, 2 मंथ्स का रहेगा 84,000। सो 4,20,000, सी 4,20,000 बनेगा 10 मंथ्स का, बराबर, और 2 मंथ्स का कितना बनेगा 84,000। सो दैट बिकम्स 5,04,000 रुपीज, करेक्ट 5,04,000 रुपीज, ओके यहां तक हम लोग आ गए। अभी ये जो है वो टोटल इनकम है, एक्चुअल इनकम है। अभी इनमें से वो क्या करते हैं, एवरी मंथ कॉन्ट्रीब्यूट 3,000 रुपीज टू जीपीएफ। सो हर मंथ महीने के लिए वो 3,000 रुपीज जीपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो साल के कितने कॉन्ट्रीब्यूट किए उन्होंने, 36,000 रुपए, 36,000 रुपए किए, बराबर यहां तक समझ में आया, यस ओके। अभी उन्होंने एनएससी खरीदा है कितने का, 15,000 रुपीज का। सो एनएससी भी एग्जम्प्टेड है। सो सी मैं 15,000 भी ऐड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 51,000 रुपीज, बराबर 36,000 प्लस 15,000 दैट इज 51,000। सो पहले तो मैं इसमें से 51,000 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 51,000 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, बराबर। उसी के साथ साथ 12,000 उन्होंने क्या किया है, पीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर दिया है, बराबर 12,000 पीएम रिलीफ फंड में डोनेट कर दिया है। सो 12,000 विल बी सब्ट्रैक्टेड, बराबर। सो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 63,000 सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 51 और 12 जितना होता है 63,000 सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो अगर मैं कैलकुलेटर पे करता हूं, देखो 5 लाख, मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूं ताकि आप देख पाओगे कि मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं। ओके नाउ लेट अस सी, presentation is stopped, okay now the presentation will be visible, okay so see मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 5,04,000 रुपीज, बराबर माइनस कितना करना है हमें 63, करेक्ट और नॉट, बराबर या फिर नहीं, 63 करना है, यस और नो बताइए, यस 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 बताइए, ऐसे बताइए 63,000 रुपीज। सो कितना अमाउंट आया 4,41,000, बराबर
4,41,000 अमाउंट आया, सो दैट इज द टैक्सेबल अमाउंट, मतलब कि 4,41,000 रुपीज अमाउंट जो है इस पे टैक्स लगेगा। ये सब मैं कट कर देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें। अभी मुझे बताइए 4,41,000 किसको किसको समझ में नहीं आया? जिसको समझ में नहीं आया वो लोग नो लिखेंगे चैट बॉक्स में, 4,41,000। ओके, जिनको समझ में आया वो अंडरस्टूड लिखिए, जिनको नहीं समझ में आया वो नो लिखिए। ओके गुड, चलो बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं समझ के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है। नाउ अभी इनका जो इनकम है, ओके सबको समझ में आया, वेरी गुड। इनका जो इनकम है दैट कम्स बिटवीन 2 लाख टू 2.5 टू 5 लाख रुपीज, मतलब 2.5 लाख से लेके 5 लाख की रेंज में ये आते हैं। बराबर, ये 5 लाख से लेके 10 लाख की रेंज में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि इनका टैक्सेबल जो इनकम है दैट इज लेस देन 5 लाख रुपीज। वैसे तो उनका एक्चुअल इनकम 5 लाख रुपीज 4,000 है, लेकिन हम उनकी रेंज कौन सी कंसीडर करेंगे? 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज। सो अभी इस अमाउंट पे टैक्स कितना कैलकुलेट होगा? देखिए 4,41,000 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। 4,41,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन मुझे इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? मुझे जो हमारी बेसिक अमाउंट रहती है ना, कितनी अमाउंट? 2.5 लाख रुपीज, 2,50,000 रुपीज सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बराबर है या फिर नहीं? बताते रहिए। जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5, और 1 में से जीरो गया 1, 15 में से 14 में से 5 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, मतलब 1,91,500 रुपीज ये मैंने निकाल लिया। ओके, समझ पा रहे हो? 1,91,500 रुपीज ये मैंने निकाल लिया। सो अभी ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके ठीक है, 1,91,000 रुपीज एंड 500, 1,91,500 रुपीज निकाल लिया, तो इसका हमें 5% निकालना है। ओके, इसका 5% कितना आता है? इसका 5% आएगा 9,550। आप कैलकुलेट करके देखिए, स्क्रीनशॉट निकालते रहिए, इसका 5% आएगा 9,550। सो ये हुआ इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स में भी हमें क्या ऐड करना पड़ता है? सेस ऐड करना पड़ता है। सो सेस ऐड कितना करना पड़ता है? 2% और 1%, यानी कि कुल मिला के 3% करना पड़ता है। सो उसका सेस जो आता है वो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, या फिर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं यहाँ पे। 3% ऑफ, सी 3% किस तरह से निकालते हैं हम? 3/100, दैट इज 3% ऑफ। 3% ऑफ व्हाट? 9,550 multiplied by 0.03, so that will be 286.5 रुपीज। ठीक है, सो 286.5 रुपीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सो ये बन जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 6 रहेगा ये, और 5 और 8 बनता है 13, सो 1301 आएगा, और यहाँ पे 8 9, ठीक है। सो 9,836.5 विल बी द टैक्स पेएबल। ठीक है, 9,836 रुपए 50 पैसे, दैट विल बी द टैक्स पेएबल। समझ में आ गया सबको? यस और नो बताइए सब लोग। ठीक है, सो आपको वो तीनों टेबल याद रहने चाहिए। वैसे तो आपको एग्जाम में टेबल आ सकता है, मतलब टेबल दिया जाएगा, लेकिन अगर फिर भी टेबल नहीं दिया जाता है तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। एंड ये जो है ये एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट करने की मेथड नहीं है। टैक्स इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, जो रेट्स रहते हैं वो हर साल के बजट में चेंज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, सो फॉर कैलकुलेटिंग एक्चुअल टैक्स वी हैव टू रेफर टू द करंट रेट्स, मतलब अभी फिलहाल कौन से रेट्स चल रहे हैं। अभी रेट्स कौन से चेंज हो सकते हैं? दीज रेट्स कैन बी चेंज, लाइक सी यहाँ पे 20% है तो यहाँ पे 21% हो सकता है, 22% हो सकता है, या फिर 18%, 15% भी हो सकता है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द बजट।
सिमिलरली यहाँ पे 5% की जगह पे कभी कभी 8% भी लिया जा सकता है. सो इट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है. सो यू हैव टू फर्स्ट refer to the latest rates, then we can calculate the taxes in real life. Okay. So problem set 6 is your homework. Just try to solve as many questions as from this. And our I think last chapter is statistics, which is quite bigger chapter, that we will start in the next class. Okay. So that's it for today's class. Thank you and bye bye everyone.